बीए पाठ द्वितीय वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस YouTube व्याख्यान में आपका जो YouTube चैनल है SNKP राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः आपसे आपके पाठ्यक्रम के जो कवि विशेष हैं सेनापति, उनके पदों की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने कवि सेनापति के पहले पद और उनके जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कर्तृत्व के बारे में विस्तृत रूप से जाना। आज के इस व्याख्यान में हम उनके पद संख्या 2, उनका जो कवित्व है 2 और 3, उनकी सप्रसंग व्याख्या करके यहाँ देखेंगे। उनका जो दूसरा जो पद है वो इस तरह से है कि बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक यामे, राखों मति ऊपर सरस ऐसे साज को। सुनु महाराज चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी उर ब्याज को, लीजियो बचाए जो चुरावे नाही कोई सोजी, वित्त की सी थाती में कवितन की राज को। ये जो पद है, ये पद सेनापति जी के द्वारा लिखा गया पद है और ये श्लेष वर्णन से संबंधित पद माना गया है। इसमें कवि ने अपने कवित्व एवं धरोहर का बड़ा ही श्रेष्ठ वर्णन इसमें प्रस्तुत किया। सबसे पहले हम इनके कठिन जो शब्दार्थ हैं कि वाणी का अर्थ हम यहाँ वाणी से लेते हैं। वाणी अर्थात सरस्वती, सुवर्ण मुँह यानी अच्छे वर्ण और मुख में, सोने की मोहरें, संख्या गणना, चरण श्लोक के चरण, ब्याज, ब्याज का मतलब हम यहाँ बहाने से लेंगे, लालच से लेंगे, और थाती का अर्थ हम यहाँ धरोहर से लेंगे। इस कवित्व पक्ष के अंतर्गत यहाँ कवि सेनापति कह रहे हैं कि मैंने वित्त के समान अपने कवित्वों की जो धरोहर है वो राज्यों को सौंपी है या राज्य को सौंपी है। उनका जो राज्य था उस राज्य को उन्होंने सौंपी है। सरस्वती के साथ जहाँ अच्छे वर्ण, अच्छा अक्षर मुंह में रहते हैं, बानी सो सहित सुबरन मुँह रहे जहाँ, यानी सरस्वती के साथ जहाँ अच्छे वर्ण अक्षर मुंह में रहते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं। अर्थात मेरे कवित्वों में ऐसे वर्णों का प्रयोग भी हुआ है जो श्रेष्ठ अर्थ वाले हैं। धरती बहुत भांति अर्थ समाज को, मेरी कविता में अलंकार भी अधिक हैं और आप चाहें तो इन्हें गिन भी सकते हैं। संख्या कर लीजिए अलंकार है अधिक यामे, यानी मेरी कविता के पदों में, पंक्तियों में अलंकारों की संख्या बहुत ज़्यादा है और इसका प्रमाण जानने के लिए आप चाहे इनकी गिनती भी कर लीजिए। राखों मति ऊपर सरस ऐसे साज को, लेकिन आप ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कवित्वों को अपनी बुद्धि में सदैव स्मरण रखिए। हे महापुरुषों सुनिए, आजकल तो सुनु महाराज चोरी होती चारी चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, यानी आजकल तो छंद के चारों चरणों की भी चोरी हो जाती है। इसलिए मैं बिना लोभ लालच में पड़े हुए अविलंब कवित्वों की यह थाती आपको समर्पित करता हूं, ताकि इनको कोई चोर न ले और आप इनकी रक्षा करें। लीजिए बचाई जो चुरावे नाही कोई सौंपी, वित्त की सी थाती में कवितन की राज को, यानी मैं ये ऐसी थाती आपको सौंपता हूँ। फिर धरोहर पक्ष में हम इसका अर्थ किस तरह से ग्रहण करेंगे कि कवि सेनापति कहते हैं कि मैं अपने कवित्वों की जो थाती है, जो धरोहर है, वो राज्यों को सौंपता हूँ, राज्य को सौंपता हूँ। उस थाती में चमकदार या कांति युक्त सोने की मोहरें हैं और अनेक प्रकार की संपत्ति का भंडारा पड़ा हुआ है। इसमें आभूषण भी बहुत अधिक मात्रा में रखे हुए हैं। इनकी गिनती चाहे आप कर लो, इन्हें ऊपर खुला मत रखो। हे महाराज, आजकल तो 4 कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है, इसलिए बिना कोई विलंब किए मैं इस धरोहर को तुम्हें सौंप रहा हूँ। इसलिए आप इन्हें बचा लीजिए ताकि इनकी चोरी नहीं हो सके। ये मेरे कवित्व वित्त के समान कीमती हैं और मैं इन्हीं की थाती राज्य को सौंप रहा हूँ। ये जो प्रस्तुत जो पहला पद है वो कवि ने इसके 2 अर्थ लिए हैं। कवित्व पक्ष में भी इसका अर्थ लिया है और धरोहर के पक्ष में भी इसका अर्थ उन्होंने ग्रहण किया। कवित्व एवं धरोहर का जो श्रेष्ठ वर्णन है
वो करके कवि सेनापति ने अपने कवित्वों की जो श्रेष्ठता है उसका प्रतिपादन प्रस्तुत पद में कर दिया है। साथ ही श्लेष अलंकार का इन्होंने इसमें प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का इसमें इन्होंने प्रयोग किया है, काव्यलिंग अलंकार का उन्होंने इसमें प्रयोग किया है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग तो इसमें माना ही जा सकता है। साथ ही मनहरण कवित छंद की जो यति और जो गति है वो वास्तव में प्रशस्त से कही जा सकती है या मानी जा सकती है। अब उनका जो तीसरा जो पद है वो तीसरा पद इस तरह से है, करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल छुए द्रग छोर छवि पावत तरोना है, नाहि ने समान उपमान और सेनापति छाया कछु धरत चकित मृग छूना है, श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो सूरती को धरे वशीकरण के टोना है, मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। यानी सबसे पहले इसके जो कठिन शब्दार्थ आए हैं उनका अर्थ हम यहाँ जान लें और तीसरे पद के अंतर्गत उन्होंने जो अपने जो कठिन शब्द इस पद के अंतर्गत लिए हैं उन कठिन शब्दों का अर्थ इस तरह से हो सकता है। कलोल का अर्थ हम यहाँ करते हैं कीड़ा से, श्रुति यानी हम जिनसे सुनते हैं कान, अमोल यानी जिनका कोई मूल्य नहीं हो अमूल्य, तरोना कान में पहने जाने वाला एक आभूषण विशेष, तरियोना अजो तरियोना ही रहो, श्रुति सेवक एक अंग, नाक कान नाक बेसरी रहो मुक्तन के संग, उपमान समान शोभा वाली वस्तु, मृग छोना यानी मृग का सावक, मृग का छोना मृग का पुत्र, मृग का सावक पुत्र, टोना जादू टोना, सैन इशारा संकेत, कटाक्ष एन भंडार। ये जो प्रस्तुत अवतरण है वो कवि सेनापति के द्वारा रचित है और श्रृंगार वर्णन से इसको लिया गया है। इसमें कवि ने एक नायिका के नेत्रों का बड़ा ही सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया है। कवि कह रहे हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि नायिका के जो नेत्र हैं वो उसके कानों तक फैले हुए हैं। करत कलोल श्रुति दीर्घ अमोल तोल छवि द्रग छोर छवि पावत तरोना है, कि वे काफी बड़े हैं और मन को मोह लेने की अनोखी अथवा अमूल्य क्रीड़ाएं वो करते रहते हैं। उसके कान का आभूषण तरियोना उसके नेत्रों को छूता रहता है और उससे उसके नेत्रों की शोभा होती है, बढ़ती है। उस नायिका की आंखों की शोभा या सुंदरता के लिए कोई उपमान नहीं दिखाई देता है। उसकी आंखों की शोभा तो कुछ कुछ चकित चंचल मृग शावक के समान प्रतीत होती है। नाहि ने समान उपमान और सेनापति छाया कछु धरत चकित मृग चोना है, श्याम है बरन ज्ञान ध्यान के हरन मानो सूरती को धरे वशीकरण के टोना है। यानी सेनापति कवि कहते हैं कि उस नायिका की श्याम वर्णी आंखें लोगों के ज्ञान व ध्यान को भी हर लेती है। ऐसा लगता है कि मानो वशीकरण जादू टोना करके यहाँ आंखों का रूप धारण कर लिया है और उसके अपने कटाक्षों से किसी को भी वह मोहित कर लेते हैं। वे सुख के अपार भंडार हैं और सूरती को धरे वशीकरण के टोना है, मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन प्यारी तेरे नैन मेरे मन के खिलौना है। यानी वे अपार सुख के भंडार हैं और नायक कह रहा है कि हे प्यारी नायिका, तेरे ये जो नेत्र हैं वो मेरे मन के लिए खिलौने के समान हैं, अर्थात खिलौने के सदृश्य ही ये मेरे मन का रंजन करते रहते हैं, मन को आनंदित करते रहते हैं। इसमें नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के नेत्रों की जो सुंदरता का जो एक वर्णन है वो श्रृंगार विलास के रूप में, श्रृंगारिक वर्णन के रूप में कवि सेनापति के द्वारा इसमें किया गया है। वास्तव में वो बहुत ही अच्छा वर्णन कवि ने इसमें प्रस्तुत किया है। साथ ही कवि बिहारी ने भी नायिका के नेत्रों का ऐसा ही वर्णन किया है कि आरत टरत न बंद परे दई मारक मनु नैन होड़ा होड़ी बढ़ी चले चिति चतुराई नैन। ये ऐसा कवि बिहारी ने भी कहा है और इसमें उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है, उपमा अलंकार का कवि ने प्रयोग किया है और उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हम इसमें देख सकते हैं, अनुप्रास अलंकार का इसमें हम प्रयोग देख सकते हैं और कवित्व छंद की जो यति और गति है वो वास्तव में इसमें बहुत ही सुंदर रूप से कवि सेनापति के द्वारा इसमें व्यक्त की गई है। तो करत कलोल श्रुति धीरग, कवि नेत्र के कानों तक, ये नेत्र जो है विशाल नेत्रों वाली नायिका और उसके नेत्र यहाँ उसके कानों तक फैले हुए हैं और वो बहुत ही अमूल्य हैं, वे काफी बड़े हैं और मन को मोह लेने वाले भी हैं।
ऐसा भी उन्होंने कहा है। और अनोखी और अमूल्य क्रीड़ाएं भी वो करते रहते हैं। छवे द्रग छोर छवि पावत तरोना है, लेकिन कान का जो आभूषण है तरियोना, वह तरियोना उसके नेत्रों को छूता रहता है। इसके कारण उसके नेत्रों की शोभा और भी देखने लायक बन पड़ती है। उस नायिका की आंखों की शोभा या सुंदरता के लिए कोई उपमान मेरे पास में नहीं है, नाई ने समान उपमान और सेनापति कवि कह रहे हैं कि उस नायिका के सुंदर नेत्रों के लिए कोई उपमा मेरे पास में मौजूद ही नहीं है। छाया कछु धरत चकित मृग छोना है, लेकिन कुछ वे नेत्र मुझे यहाँ, उस नेत्रों की आंखों की जो शोभा है वो मुझे कुछ यहाँ चकित चंचल मृग शावक के समान प्रतीत होती है। मृग का जो शावक होता है वो चकित होता है, चंचल होता है, और जिस तरह से वह चकित और चंचल होता है उसी तरह से उस सुंदरी नायिका के जो सुंदर दोनों नेत्र हैं वो चकित और चंचल है। श्याम है वरण, उनका श्याम वर्ण है, और ज्ञान ध्यान के हरण, और वे व्यक्ति के ज्ञान और ध्यान को हरने वाले हैं। अर्थात श्याम वर्णी आंखें लोगों के ज्ञान व ध्यान को हर लेती है। ऐसा लगता है कि मानो जानो मनोमानो का जहाँ काव्य में प्रयोग होता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग माना जाता है। सूरती को धरे वशीकरण के टोना है कि उसके अपने कटाक्षों से वह किसी को भी मानो वशीकरण जादू ने ही आंखों का रूप धारण कर लिया है, कि नायिका की वह सुंदर आंखें न होकर और मान लीजिए वह वशीकरण या जादू टोना ही है, और जिसकी ओर भी वह एक बार देख लेती है वह उसके ऊपर जादू या जो वशीकरण है या जो टोना टोटका है वह कर देती है। और मोहत है करी सैन चैन के परम ऐन, यानी इस तरह से उसके अपने कटाक्षों से वह किसी को भी मोहित कर लेती है। वे अपार सुख के भंडार माने गए हैं। और नायक ये कह रहा है कि हे प्यारी नायिका, तेरे ये जो नेत्र हैं मेरे मन के लिए खिलौने के समान है, अर्थात खिलौने के सदृश ही ये मेरे मन का यहाँ रंजन करते रहते हैं। मेरा मन रंजित होता रहता है। मेरा मन जब इनको देखता है तो इनको देख करके वह आनंद की अनुभूति को प्राप्त करता रहता है। तो जो वह नायक उस नायिका के नेत्रों को देखता है, नायक के नेत्र जब उस नायिका के नेत्रों से मिलते हैं तो नायिका के नेत्र यहाँ बिल्कुल वशीकरण है और जादू टोटका से वहाँ परिपूरित है। इसलिए अपने आप ही वह नायक के नेत्रों को अपनी ओर वशीभूत कर लेते हैं, और एक टकटकी लगा करके जो बेचारा नायक है वो उस नायिका के सुंदर नेत्रों में खो जाता है, उन्हीं को देखता रहता है। और श्याम वर्णी नेत्र होने के कारण वो देखने वाले व्यक्ति के यहाँ ज्ञान और ध्यान का हरण कर लेते हैं, और इस तरह से अपार सुख के भंडार उनको माना गया है कि एक बार यदि जो इनमें डूब जाए, इनको अगर देख ले तो वह अपार सौंदर्य के भंडार में डूब जाता है, और उनको देख करके वह उसका मन हर्षित हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है। और इसीलिए उसने अपने नायक के माध्यम से नायिका को ये बात कहलवाई है कि नायक नायिका को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे नायिका, तेरे जो ये दो सुंदर नेत्र हैं वो अपार सुंदर हैं, और तेरे ये नेत्र मेरे मन के लिए किसी खिलौने के समान है, अर्थात खिलौने के सदृश ही ये मेरे मन का क्या करते रहते हैं, रंजन करते रहते हैं। मेरा मन इनको देख करके आनंदित होता रहता है, मेरे मन का ये मनोरंजन करते रहते हैं। और श्रृंगार विलास के रूप में बड़ा ही सुंदर वर्णन, नक्षिक वर्णन के अंतर्गत नायिका के नेत्रों की सुंदरता का जो वर्णन श्रृंगार विलास के रूप में जो किया है वो बहुत ही सुंदर रूप में कवि सेनापति के द्वारा किया गया है। और ऐसा ही श्रृंगार नक्षिक वर्णन, नेत्रों की सुंदरता का वर्णन कवि बिहारी ने भी किया कि अरते टरत न बंद परे दई मारक मनु मैन, होड़ा होड़ी बड़ी चले चित चतुराई नैन। अनुप्रास अलंकार, उपमालंकार, यहाँ और प्रेक्षालंकार और कवि संधि की जो यतिगति है वो इसमें बहुत ही सुंदर रूप में कवि सेनापति के द्वारा इसमें प्रदर्शित की गई है। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में आपको कवि सेनापति के अगले पद के बारे में विस्तृत रूप से बतलाया जाएगा। जब तक आप इन पदों को याद करते रहिए, और इस तरह से अलग अलग कवि के अनुसार जो वर्णन प्रस्तुत किया गया है नेत्रों का, कि नेत्र हनी के समान सुंदर है और नेत्र बिल्कुल चकोर के समान नेत्र है, मछली की आंख के समान नेत्र है, तो ये अलग अलग कवियों की एक प्रकार की उपमा कही जा सकती है। और यहाँ श्रृंगार वर्णन से संबंधित जो कवि सेनापति के द्वारा जो दोहे रचित किए गए हैं, वैसे तो श्रृंगार वर्णन में यहाँ कवि बिहारी का कोई सानी कवि नहीं है, लेकिन कवि सेनापति ने भी यहाँ श्रृंगार वर्णन से संबंधित जो दोहों की रचना की है वह उनकी इस विराट प्रतिभा को प्रदर्शित करने वाली है। और कवि बिहारी ने तो यहाँ
नैनों के बारे में या नेत्रों के बारे में बहुत अधिक मात्रा में श्रृंगारिक वर्णन अपने बिहारी सतसई के अंतर्गत जो दोहे उनके अंतर्गत उनके द्वारा जो लिखे गए हैं, उन बिहारी सतसई के दोहों में उन्होंने उसका जिक्र भी किया। तो अगले अंक में कवि सेनापति के अगले पद की जो सत्र संज्ञा क्या है वो हम जानेंगे। धन्यवाद।